वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर जो लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग गृह विज्ञान यानी होम साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उन प्रश्नों के उत्तर को आपको कैसे लिखना है ये भी आपको बताऊंगा बहुत ही बारीकी के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को हमने रखा है और उनके उत्तर को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण एवं मानव विकास के मूल तत्व, या पोषण और मानव विकास के मूल तत्व आपको पढ़ना पड़ता है, या पोषण के मूल तत्व और मानव विकास कुल मिलाकर के बोले तो फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के मूल तत्व, और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है मानव विकास। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से इनको तैयारी कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको सभी प्रश्नों के बारे में कुछ ना कुछ बातें आपको बहुत ही बारीकी के साथ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको अपनी सीरीज से पढ़ लेना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब बड़े प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरीय, तो उसको आप समझने के लिए जो हमने चैप्टर वाइज वीडियो दिया उसमें आपको कुछ मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ सेपरेट वीडियो। तो फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको क्या क्या प्रश्न आएंगे आइए देखते हैं। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से बात करें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। खंड बा की बात की जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 150 या 200 शब्दों में लिखना होता है और 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय में भी आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस दे जाते हैं। 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना, 2 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है, संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार, जैसा कि आपको यहाँ पर पहले से नाम से ही पता है, संतुलित, संतुलन माने क्या होता है, समन्वय होना, ठीक है, एकदम से ठीक ठाक होना, उचित मात्रा में कोई चीज होना। किसका उचित मात्रा में होना? आहार का। आहार क्या होता है? आहार या भोजन जिसको जिसको आप खाते हैं वही क्या होता है? आहार होता है। मतलब कि वह ठोस अथवा तरल पदार्थ जिसको कोई व्यक्ति ग्रहण करता है वो आहार होता है। तो आहार माने जो हम लोग खाते पीते हैं वो आहार होता है। अब उस आहार में संतुलन की बात हो रही है, वही संतुलित आहार है। आहार में संतुलन कैसा होता है? चूंकि आहार में 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, तीसरी होती है विटामिन, चौथा होता है खनिज लवण, पांचवा होता है प्रोटीन्स और छठा होता है आपका जल। ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं खाने में पाए जाते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। इन 6 पोषक तत्वों की मात्रा किस व्यक्ति को कितना चाहिए, यानी उचित मात्रा में इन 6 पोषक तत्वों की उपस्थिति भोजन में ही संतुलित आहार कहलाती है। यानी ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, इनकी पूर्ति ठीक ठाक मात्रा में हो। जिस व्यक्ति के लिए आप खाना बना रही हैं या बना रहे हैं उसमें इन सारे तत्वों की आवश्यकता उचित मात्रा में हो। ज़्यादा कम की बात नहीं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट झोंक दिया खाने में, ना ना ना, ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता। देखिए प्रोटीन बच्चों को और औरतों को बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या होता है? जो टूटे फूटे जो तंतु होते हैं यानी ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं शरीर के, उनका निर्माण करना। टिश्यू क्या होते हैं? कोशिका मनुष्य के जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका जो होती है उसके मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऊतक जब टूटते हैं या उनके कुछ कोई दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि में प्रोटीन की बहुत उपयोगिता होती है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं। और अगर बात करें वसा की, तो वसा हमारे शरीर को फैट और ऊर्जा दोनों देती है, मोटापा। इसके अलावा बात करें जो है विटामिन्स की और खनिज लवण की, तो विटामिन्स और खनिज लवण हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उन रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे पास देते हैं, हमको देते हैं, ताकि हम जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगर कोई रोग हमारे अंदर हम पर अटैक करे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको खदेड़ करके यहाँ से मतलब कि अपनी आपके शरीर से भगा दे, खदेड़ दे। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये होता है आपका विटामिन्स और खनिज लवण। ऐसे जल जो होता है उसकी कई सारी उपयोगिता है। अभी जल के कार्यों को हमने यहाँ पर रखा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पानी के बहुत सारे कार्य होते हैं शरीर में, जैसे कि जो है ताप को नियंत्रित करता है शरीर के, विभिन्न अंगों और द्रवों की रचना
करने में द्रव की उपयोगिता होती है, मतलब कि जल की उपयोगिता होती है। तो संतुलित आहार में 6 पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं जिस आहार में, तो वही आहार होता है आपका संतुलित आहार। ठीक है, समझ में आ गई बात संतुलित आहार क्या होता है? तो वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता हो, पहली बात यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा हो उसमें। शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता पूरी करता हो, यानी कि इसमें प्रोटीन हो, ठीक है। इसके अलावा नियामक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता हो, यानी खनिज लवण और विटामिन को पूर्ण करता हो, वही आहार संतुलित आहार होता है। सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या? कि वह आहार जो शरीर की आवश्यक मतलब की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, नियामक यानी शरीर की आवश्यकता मतलब कि निर्माण करने में और उसको मेंटेन बनाए रखने में, शरीर की सुरक्षा करने के लिए जो उपयोगी होते हैं, वही जो है आपके आहार संतुलित आहार कहे जाते हैं। मैंने आपको सारे पोषक तत्व तो बता दिए, तो वही होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, भोजन क्या है? भोजन क्या है? भोजन क्या होता है? भोजन कोई भी वह ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ होता है जिसको व्यक्ति खाता है, ग्रहण करता है, और जो शरीर में जाता है, शरीर में जाने के बाद में क्या होता है, उसका पाचन होता है। शरीर को हम शोषण करते हैं, शरीर हमारे अंदर जाता है, हमारे शरीर में जाकर के वो पचता है भोजन। फिर उसके बाद में वो भोजन क्या करता है, पचने के बाद में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करता है। हमारे शरीर में एक प्रकार से बात करें तो जो है इम्यूनिटी सिस्टम को तो मजबूत करता करता ही है, इसके अलावा हमारे शरीर को मोटा बनाता है, हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, वो होता है भोजन। समझ रहे हैं? तो भोजन वे समस्त पदार्थों को क्या करते हैं मतलब वे समस्त पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की टूटी फूटी चीज़ों की मरम्मत करते हैं, तंतुओं की मरम्मत करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं, और तंतुओं का निर्माण भी करते हैं नए नए, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, शरीर के लिए आवश्यक कंपाउंड बनाने में सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे तत्वों को हम भोजन कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर के पच जाता हो, हमारे शरीर में जाता हो, हम उसको खाते हो, तो वही भोजन होता है। समझ में आ गई होगी भोजन के बारे में, भोजन क्या होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले किन्हीं 7 अंगों के नाम बताएं। कोशिका द्रव की बात की तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की बात की है तो एक कोशिका के अंदर जो द्रव या जो लिक्विड होता है, उसी को कोशिका द्रव कहा जाता है। जीव द्रव्य कहा जाता है उसके अंदर, और कोशिका द्रव्य जो है दोनों होते हैं। तो साइटोप्लाज्म की अगर बात की तो इसके 7 अंग होते हैं साइटोप्लाज्म के। कौन कौन से? पहला होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है राइबोसोम, तीसरा होता है गोल्जी बॉडी, चौथा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका पांचवा होता है लाइसोसोम, छठा होता है सेंट्रोसोम, और सातवां होता है आपका बेक्यूलस। ठीक है, तो 7 तत्व होते हैं जो कि कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से 7 अंग होते हैं कोशिका द्रव के? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंड्रो मतलब कि सेंट्रोसोम, और बेक्यूलस। तो ये 6 मतलब ये 7 अंग होते हैं किसके? साइटोप्लाज्म के। तो जो मैंने आपको बता दिया, कोशिकाएं ये होती हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको? मतलब कोशिका द्रव ये होती है, कोशिका में पाया जाता है। कोशिका मनुष्य के जीवन की सबसे छोटी मतलब कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती कोशिका। क्लियर, आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था के बारे में बताएं। किशोरावस्था, एडोलसेंस कहते हैं किशोरावस्था को अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं। किशोरावस्था जो होती है मुख्य रूप से वो 13 साल से लेकर के या 12 साल से लेकर के बोले, वैसे 13 साल से लेकर के 18 साल की जो अवस्था होती है बच्चों की, चाहे लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की, तो लड़कों को किशोर बोलते हैं, लड़कियों को किशोरी बोलते हैं। तो किशोरावस्था से मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ने बढ़ने मतलब कि बढ़ी जाने वाली अवस्था हो। ये 13 से 18 साल की अवस्था जो होती है, बहुत ही ऐसी अवस्था होती है, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता बच्चे की बढ़ती है। बालक किशोरावस्था के जो है आप देखते हैं अंत तक पहुँचते पहुँचते परिपक्व हो जाता है। 18 साल तक जब बालक पहुँचता है तो उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। वो सोचने समझने के योग्य बन जाता है। वो किसी मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए योग्य हो जाता है। तो अपने व्यक्तित्व, बाह्य प्रारूप, स्वतंत्रता, शिक्षा, व्यवसाय आदि के प्रति वह अधिक सचेत हो जाता है कि हमको क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, हमको कौन सी नौकरी करनी है, किस व्यवसाय में हमको जाना है, कौन कौन सी स्वतंत्रता की हमको ज़रूरत है। तो तमाम प्रकार के दिमाग में चीज़ें चल रही होती किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तमाम प्रकार के चीज़ें आप देखते हैं,
घर में भी झगड़ा वगड़ा करने में किशोरावस्था के बच्चे बड़े आगे होते हैं। किशोरावस्था में आप देखते हैं यहीं से प्रेम वगैरह की शुरुआत भी आपको किशोरावस्था में दिख जाती है। विपरीत लिंग के बालक बालिकाओं के प्रति उनका रुझान आप देखते हैं स्वाभाविक कार्य हो जाए। 13 से लेकर के 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्रेम व्रेम खूब ज़्यादा में मतलब कि ये सब तुरंत ही प्रेम व्रेम कर लेते हैं। ठीक है, ये अवस्था जो होती है, अगर ये इस अवस्था को आपने पार कर लिया, उसके बाद में कम चांसेस होते हैं आपको इन सभी में पढ़ने के। तो ये जो होता है कुल मिलाकर के, ये झुकने का या रुझान होने का एक प्रकार से, या किसी के प्रति मोहित होने का, सम्मोहित होने का, विमोहित होने का, ये अवस्था होती है किशोरावस्था। इसी अवस्था में आप देखते हैं, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से जब आप घर आते हैं तो आपके माता पिता आपसे कुछ कहते हैं तो आप झल्ला जाते हैं, रिस मतलब कि गुस्सा आती है आपको अपने माता पिता के ऊपर। कोई काम कहता है तो आपको बहुत गुस्सा आती है। आप पढ़ रहे होते हैं, आपको कोई बोलता है कि जो है ये कर लो, आपको बड़ी गुस्सा आती है। दौड़ दौड़ करके क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं इस अवस्था में, इसके अलावा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, और इसी दौरान आप अगर प्रेम वगैरह में पड़ गए तो और दिक्कतें आती हैं उसमें। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं किशोरावस्था में ही आती हैं। इसीलिए किशोरावस्था को अंतर्व्याघातों का युग भी कहा जाता है। किशोरावस्था में मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का खूब ज़्यादा होता है। इसी अवस्था में शारीरिक विकास भी आप देखते हैं खूब अधिक मात्रा में होता है। ये अवस्था कहीं न कहीं पे बनने और बिगड़ने की अवस्था होती है। किशोरावस्था में बच्चे अगर सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो फिर बर्बाद। तो ये सारी चीज़ें, किशोरावस्था एक संतुष्ट और खुश की अवस्था भी कही जाती है। ठीक है? तो ये किशोरावस्था होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के कार्य बताएँ। प्रोटीन क्या होती है? सबसे पहले आप जानें प्रोटीन जो होती है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ, तो प्रोटीन जो होती है ये शरीर की क्या करती है? प्रोटीन शरीर की रोगों से रक्षा, तो एक आध 2 रोगों से रक्षा करती है, बाकी ये क्या करती है? शरीर में कोई टूट-फूट हो गई, ऊतक-ऊतक टूट गए या उसकी मरम्मत करना हुआ, नए ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन सहायता करता है। पहला काम इसका ये होता है, आप लिखेंगे कि शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है प्रोटीन। दूसरा काम इसका ये होता है, शरीर की कोशिकाओं की टूट-फूट की मरम्मत करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कौन करता है? प्रोटीन का ही काम होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन का निर्माण जो करता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। प्रोटीन के माध्यम से ही हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का निर्माण होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रोटीन क्या करते हैं? मतलब कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं। ठीक है? तो ये इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये होता है कि शरीर की रोगों मतलब कि वृद्धि और विकास करना, टूट-फूट की मरम्मत करना कोशिकाओं के, ऊतकों के। लेकिन एंटीबॉडीज़ का भी निर्माण करते हैं प्रोटीन, जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। क्लियर? तो ये आपके 4 काम जो हैं इसके बड़े पेटेंट हैं प्रोटीन के, तो लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न है, शरीर में पानी के कार्य बताएँ। यानी जल के क्या कार्य होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शरीर में पानी के क्या कार्य होते हैं? बताइएगा। पानी के कार्य की अगर मैं बात बताऊँ तो पानी के क्या कार्य हैं भई? देखिए, शरीर में जल या पानी के बहुत कार्य होते हैं। पहला काम ये है, आप लिखेंगे, सभी लोग लिख लीजिएगा फटाफट से। शरीर में पानी का पहला काम है, शरीर में विभिन्न अंगों और द्रवों की रचना में भाग लेना। ये चूँकि द्रव जो होता है, जितने भी द्रव शरीर में आपको मिलते हैं, सब में पानी कहीं न कहीं पे होता है। तो ये होता है पहला काम कि पानी जो है, ये क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों व द्रवों की रचना करने में भाग लेता है। दूसरी बात, दूसरा कार्य होता है शरीर का, सॉरी, पानी का काम क्या होता है? दूसरा, दूसरा पानी का काम होता है कि पानी एक अच्छे घोलक के रूप में कार्य करता है। अच्छे घोलक माने कोई चीज़ को गलाने के लिए बड़ा उपयोगी होता है शरीर में पानी। तीसरी बात, शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो उसको भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक-ठाक समन्वित करता है। चौथी बात, पानी शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। पोषक तत्व मतलब कि विटामिन, खनिज, लवण, ये सब जो होते हैं आपके, ये सब होते हैं पोषक तत्व। विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा, ये सब जो हैं आपके, इनको प्रोटीन मतलब एक एक जगह से शरीर में दूसरे जगह तक पहुँचाने का काम कौन करता है? जल करता है, पानी करता है। इसके अलावा जो संधियाँ होती हैं शरीर की और जो आंतरिक अंग होते हैं, उसमें स्नेहक, स्नेहक माने जो सॉफ्ट करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें बनने में, जैसे कि मान लेते हैं इसको चिकना करने में, शरीर के जो जोड़े होते हैं उनमें, ठीक है? तो उसमें स्नेहक का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, आप मान लीजिए उसको, ठीक है? तो ये कई काम जो होते हैं पानी का होता है, जैसे कि आप देखते हैं ग्रीस डाला जाता है ताकि, या कचड़ा डाला जाता है, आप कोयर चलाने वाली मशीन मतलब कि आप देखेंगे कभी चारा काटने वाली मशीन आपने देखा होगा,
तो उसमें आप देखते हैं कचड़ा डालते हैं, तेल डालते हैं ताकि वो, या फिर आप सिलाई मशीन कभी यूज़ करे होंगी तो आपको पता होगा कि उसमें जो तेल डाला जाता है तो उसको स्नेहक के रूप में तेल काम करता है। स्नेहक मतलब चिकना करता है उसको ताकि वो और सॉफ्ट चले। ऐसे ही आपके शरीर में जो जोड़ हैं तमाम प्रकार के, संधियाँ हैं, जैसे आपके घुटने हो गए, टखने हो गए, तो यहाँ सब क्या होता है? यहाँ सब ये जोड़ होता है। तो ये जैसे हाथ आपका मुड़ता है जहाँ से, ठीक है? तो ऐसे आपका पैर मुड़ता है, तो उसमें जो मुड़ने में क्या होता है? ग्रीस की काम होती है, मतलब कि एक सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है। तो चिकना तरल पदार्थ जो बनाता है वो जल ही बनाता है। तो ये जल के कई काम हो गए, ठीक है? अच्छा, एक रोग है आपका मेरास्मस। मेरास्मस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक है? और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में तो कुपोषण हो जाता है व्यक्ति को। मेरास्मस ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेरास्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है, विकास से आप क्या समझती हैं? बताइए। विकास से आप क्या समझती हैं? विकास के बारे में अगर बताऊँ, तो विकास की बात की जाए विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक अविराम गति से चलती है, कभी रुकती नहीं। विकास हमेशा होता रहता है, समय का चक्र चलता है, ऐसे ही विकास का चक्र हमेशा चलता रहता है। बच्चा जब पैदा नहीं होता है, गर्भाधान की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और माता के पेट में ही बच्चे का विकास होता है और जब पैदा होता है उसके बाद भी विकास होता रहता है और जब तक बच्चा मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास ही होता रहता है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है? जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है, मतलब हमेशा हो चलती रहती है। इसी बात को हरलाक महोदय एक अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा, हरलाक महोदय ने कहा, हरलाक ने कहा कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुपात परिवर्तन, मतलब कि समानुगत परिवर्तन से होता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं, ठीक है? केवल बढ़ना नहीं विकास का मतलब ऐसे बढ़ना भी ताकि आपके कई प्रकार के बढ़ने की बात यहाँ पर उन्होंने कह दी, चाहे हर एक प्रकार के विकास की बात उसमें, चाहे सामाजिक विकास, चाहे संज्ञानात्मक विकास, चाहे इमोशनल विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल, कई प्रकार के, ठीक है? ऐसे ही मुनरो कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था होती है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है और विकास के नाम से उस मतलब की क्रिया को जानते हैं जिसमें ये बालक गुजरता है, यानी कि भ्रूण अवस्था यानी जब बच्चा माता के पेट में रहता तब से लेकर के और जब तक वो प्रौढ़ावस्था यानी कि एकदम से पुरनिया, मतलब कि एकदम से प्रौढ़ मतलब होता है कि खूब ज़्यादा एकदम से सारी चीज़ों को जान गया, प्रौढ़ावस्था, ठीक है? तो प्रौढ़ावस्था कब होती है? आप देखेंगे किशोरावस्था के बाद में कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ में तब तक जाते-जाते बच्चा सीख जाता है सब कुछ, अधिकतर चीज़ें। लेकिन फिर भी बच्चा जब तक मर नहीं जाता है, व्यापक अर्थ में देखेंगे तो तब तक सीखता रहता है कुछ ना कुछ चीज़ें। लेकिन अधिकतर चीज़ों का विकास उसके प्रौढ़ावस्था तक होते-होते बच्चे का विकास एक ठीक-ठाक तरीके से हो जाता है। क्लियर? आगे देखिएगा तो ये विकास होता है। अगला प्रश्न है, वसा और जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। वसा में और जल में घुलनशील कई प्रकार के विटामिन हैं। जैसे अगर बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन की, तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 विटामिन है। कीड़ा, के ई डी ए, 4 विटामिन। कीड़ा, कीड़ा जो है वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। जल में घुलनशील विटामिन 2 विटामिन है आपके, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे के सारे आपके ये विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी12 ये सब जो है आपके जल में घुलनशील है। जबकि विटामिन सी की बात करें तो वो भी जल में घुलनशील है। विटामिन सी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दूध में नहीं पाया जाता है, बाकी सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील है। वसा माने तरल पदार्थ, ऐसे जो कि चिकने पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका घी हो गया, डालडा हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो ये तेल जो होते हैं उसमें वसा पाई जाती है। क्लियर? मक्खन हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, मछली का तेल हो गया, ये सब वसा होते हैं, ठीक है? इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। तो ये सब वसा में घुलनशील है, ठीक है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आप देखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, ठीक है? और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता खून का। तो इस तरीके से ये जो 6 विटामिन आपके हैं, इनकी कमी से अलग-अलग रोग होते हैं शरीर में। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 9वां नंबर, गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए।
थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ी चाहेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए। होम साइंस किसे कहते हैं? प्रश्न तो ठीक है। आप सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी कि गृह विज्ञान, अरे गृह विज्ञान तो हम जानते ही क्या होता है। बताइए गृह विज्ञान क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट में गृह विज्ञान की परिभाषा लिख करके बताइए क्या होता है गृह विज्ञान। मैं बताता हूँ, आप लोग लिखने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में बातचीत ना करें, उसमें आप परिभाषा लिखिए। डॉक्टर एएच रिचर्ड कहते हैं कि गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय होता है जो पारिवारिक आय व्यय, भोजन की जो पोषकता होती है उसके बारे में, स्वच्छता के बारे में, कपड़ों की पर्याप्तता के बारे में, घर का उचित संसाधनों से प्रबंध करता है। गृह विज्ञान एक पारिवारिक विज्ञान होता है जो छात्रों को सफलतापूर्वक पारिवारिक जीवन के लिए तैयार करता है और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है, ताकि अगर कोई समस्याएं आए चाहे किसी भी प्रकार की, तो उससे बच्चा लड़ने के योग्य हो सके। तो इस तरीके से जो है होम साइंस जो होता है वो हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं। होम साइंस में आपको अधिकतर चीज़ें बायोलॉजी की पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो एक गृहिणी को, चूंकि खतरा कभी भी हो सकता है, तमाम प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो फर्स्ट एड के बारे में भी आपको गृह विज्ञान में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, क्योंकि आप तभी जान पाएंगे उसके बारे में जब आप पढ़े रहेंगे। तो अगर कोई घर में कुछ हो जाता है तो महिलाएं ही तुरंत आप देखते हैं बताती हैं कि ये करो वो करो, और बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाएं एक अच्छी डॉक्टर होती है, बात ध्यान रखेंगे। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने गृह विज्ञान पढ़ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी उनका अनुभव इतना अच्छा होता है कि वो बहुत सारे रोगों में, आप देखते हैं हम लोगों की तबीयत खराब होती है, तुरंत जो है माता जी हमारी तुरंत जो है बता देती हैं कि ये करो, ये ऐसा पानी पियो, ये मतलब दुनिया भर का, मतलब वो बता देंगी कि तुरंत हो जाएगा, तो आपका जो है दवा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका सब तबीयत ठीक ठाक हो जाएगी। तो ऐसे क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो इसलिए जान पाती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो अनुभव रहता है उनको, और तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना वो करके आगे बढ़ी हुई होती है। तो एक होते पढ़ा भी, एक होते कढ़प। तो जैसे वो अगर ना ही भी पढ़ी हैं, अगर आपकी माता जी या आपकी दादी जी, तो आप जान लीजिए वो कढ़ी बहुत है, मतलब कि उन्होंने पूरा जीवन देखा है। आप अभी 16-17 साल, 18 साल, 19 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 21-22 साल के होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन उन्होंने कितने साल अभी जिया है? वो 50-60 साल की हो गई। तो आप सोचो कि जब वो 50-60 साल उन्होंने जिया, तो आपने अगर 21 साल में जो कुछ सीखा होगा तो सीखा होगा, तो 50 साल में कितनी सीखी होंगी? चूँकि उन्होंने बहुत सारे जगहों पर गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। तो कहीं न कहीं पे आप देखेंगे गृह विज्ञान जो होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और ना भी पढ़ाई जाएँ तो आप देखते हैं करते, करते, करत, करत अभ्यास ते जड़मत सो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास से भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बच्चा इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो होता है वो जन्म से शुरू होता है और मरने तक चलता ही रहता है। व्यक्ति हर एक उम्र में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हर एक प्रोडक्ट से, हर एक व्यक्ति से, हर एक वस्तु से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही रहती है हमेशा। लेकिन अगर आप जानकारी ग्रहण कर पाते हैं तो, ठीक है? तो ये है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान की अगर बात की जाए तो गृह विज्ञान क्या करता है? गृह विज्ञान के अंतर्गत आप देखते हैं जो है वस्त्र विज्ञान के बारे में आप पढ़ते हैं। आप गृह विज्ञान में बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। आप गृह विज्ञान में आप देखते हैं कि ये भी पढ़ते हैं कि कपड़ा का चुनाव कैसे करना है। आप ये भी पढ़ते हैं गृह विज्ञान में कि मानव का विकास कैसे होता है, बच्चे का पालन-पोषण कैसे किया जाता है, किस अवस्था में बालक किस तरीके का बिहेवियर करता है, विकास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान भी आप इसी में पढ़ लेते हैं गृह विज्ञान में। तो गृह विज्ञान एक व्यापक विषय वस्तु जिसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बहुआयामी विषय है गृह विज्ञान, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 10वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है एक पोषक तत्व होता है। 6 पोषक तत्वों में से एक कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो प्रकृति में ये हमको मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें आपको मिलेगा। जो पेड़ पौधों की डालियाँ होंगी उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, दुनिया के अगर देशों में देखें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा भारतीय भोज्य पदार्थों में आपको मिलता है। यहाँ के लोग लगभग 70 से 80% जो है प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से बने भोजन से खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ज़्यादा लेते हैं यहाँ के लोग। गेहूँ आपका जो होता है, गेहूँ की रोटी, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, तो इसीलिए खाना आप खाते हैं, रोटी खाते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आती है। ठीक है, गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का और तमाम प्रकार के अनाज जो होते हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है भरपूर मात्रा में। शर्करा में, चीनी में, गुड़ में, सब जगह आपको, आलू में, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खूब अधिक मात्रा में होती है, ये हमको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही साथ ये शरीर को ऊर्जा देता है, और इसके अलावा ये शरीर को
स्ट्रांग बनाता है, स्वस्थ बनाता है, ठीक है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? पोषक तत्व है एक प्रकार से ये। तो ये होगा कार्बोहाइड्रेट आपका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न खंडवा में 4 से 5 प्रश्न आपको करने हैं। 120 या सॉरी 150 या 200 शब्दों में आपको उत्तर को लिखना है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, बताइएगा फटाफट से। विकास और अभिवृद्धि क्या होती है, बताएंगे क्या अंतर होता है दोनों में। विकास को बोलते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट, और अभिवृद्धि को बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रोथ। तो दोनों में पहला अंतर तो यही लिख सकते हैं आप। हालांकि ये अंतर नहीं है, अंग्रेजी नाम है, लेकिन समझें। डेवलपमेंट मतलब कि विकास, अभिवृद्धि मतलब कि ग्रोथ। क्लियर? पहला अंतर आप लिखिएगा कि विकास एक व्यापक प्रत्यय है, मतलब कि एक बहुत बड़ा चीज होता है। विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित, यानी विकास की एक इकाई के रूप में काम करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो विकास क्या है? विकास एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र होता है, जिसमें मानव का सर्वांगीण विकास नहीं होता। चाहे फिजिकल विकास की बात करें, यानी कि साहित्य मतलब कि सांस्कृतिक विकास, साहित्यिक विकास, ठीक है। और इसके अलावा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इमोशनल विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, जो जिसको बोलते हैं आप संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। और इसके अलावा क्रियात्मक विकास, सब विकास जो होते हैं आपके, वो विकास में आ जाते हैं। विकास एक बहुआयामी विषय है, मतलब बहुआयामी फैक्टर मान लेते हैं इसको। इसमें हर एक चीज़ शामिल होता है। सर्वांगीण विकास जो होता है मनुष्य का, वो सब शामिल होता है। जबकि अभिवृद्धि जो होती है, उसकी बात की है तो एक विशेष प्रकार का विकास होता है, या विकास का एक अंग मात्र होता है। विकास की एक इकाई होती है अभिवृद्धि, यानी विकास बड़ा होता है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, और अभिवृद्धि का क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि विकास का एक पार्ट होता है अभिवृद्धि। दूसरा अंतर यह है कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास में क्वालिटी में परिवर्तन होता है, अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। आपके शरीर का कोई अंग बढ़ गया या इस तरीके से, तो ये सब अभिवृद्धि होती है, ठीक है, ग्रोथ होता है। विकास जो होता है उसमें क्वालिटी में परिवर्तन होता है। तीसरी बात, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं जो शरीर में होते हैं। जबकि अभिवृद्धि के अंदर केवल शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वही आते हैं। चौथा अंतर ये होता है कि विकास प्रकार्यात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है, जबकि अभिवृद्धि संरचनात्मक परिवर्तनों से रिलेटेड होती है। संरचनात्मक मतलब कि आपके शरीर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, और जो है विकास में क्या होता है, हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। इसके अलावा अगला अंतर ये कि विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, जबकि मतलब अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हो सकता है किसी मतलब व्यक्ति का विकास जो होता है वो सभी का ठीक ठाक तरीके से होता है, एक निश्चित तरीके से होता है सभी का विकास। लेकिन अभिवृद्धि जो होती है अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है, कि कोई कुपोषित होता है, कोई ज़्यादा पोषण मिलता है तो ठीक ठाक आगे बढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा जो है विकास अभिवृद्धि पर आधारित होता है, जबकि अभिवृद्धि विकास पर आधारित नहीं होती है। क्लियर? विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। इसके अलावा अगर बात करें, जो अभिवृद्धि होती है केवल 20 या 22 वर्ष तक की बढ़ती है शरीर आपकी, शारीरिक जो वृद्धि होती है वो 20 या 22 वर्ष तक होती है, उसके बाद में शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है। तो विकास संपूर्ण जीवन तक होता है, लेकिन अभिवृद्धि एक समय होती है अभिवृद्धि का। आठवां अंतर यह है कि विकास परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों के गुणनफल का परिणाम होता है। ठीक है, आप कितने परिपक्व हैं, आप कितने शिक्षित हैं, दोनों का गुणा कर दो तो आपका निकल आता है परिणाम विकास का। ठीक है, जबकि अभिवृद्धि में परिपक्वता का प्रमुख प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो इस तरीके से विकास के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, विकास और अभिवृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। दूसरा प्रश्न है, खामेरीकरण के लाभ बताएं। खामेरीकरण क्या होता है? खामेरीकरण की अगर बात की है तो सिंपल सा चीज़ है। खामेरीकरण एक प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती खामेरीकरण, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं शरीर में या भोजन में, उसको सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। तो वो होता है खामेरीकरण, यानी खामेरीकरण में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो खामेरीकरण से लाभ क्या होता है? कई लाभ होते हैं। पहला लाभ तो होता है पोषक तत्वों के मूल्यों में वृद्धि होती है। जैसे कि खमीरीकरण के द्वारा होता यह है कि भोज्य पदार्थों का पोषक मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों में विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B1 का संश्लेषण करते हैं, और इससे इन विटामिनों की मात्रा अधिक हो जाती है भोजन में। तो खामरीकरण के द्वारा क्या होता है,
विटामिन जो होते हैं वो खींच लिए जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जब उनसे क्रिया होती है भोजन की, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो तमाम प्रकार के विटामिन होते हैं सूक्ष्म पदार्थों में या जो है खाद्य मतलब कि छोटे छोटे जीवों में, सूक्ष्म जीवों में, वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B1 के रूप में भोजन में संश्लेषित हो जाते हैं, और इस तरीके से विटामिन हमारे शरीर को और ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी बात इसी में ये आप कर सकते हैं कि आयरन की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध हो जाती है खमीरीकरण के परिणाम स्वरूप। इसके अलावा आवश्यक अमीनो अम्ल की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया पोषक तत्वों के मतलब कि पोषक मूल्यों में वृद्धि के लिए उपयोगी है, लाभ है एक खमीरीकरण का। दूसरा लाभ ये है कि भोज्य पदार्थों का सुपाच्य हो जाना। जो भोज्य पदार्थ होते हैं अच्छे तरीके से पच जाते हैं, इसके लिए ये क्रिया होती है खमीरीकरण की। खमीरीकरण जो है या खमीरीकृत जो भोजन होता है, खमीरीकरण की क्रिया के बाद में जो भोजन तैयार होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो सुपाच्य हो जाता है अच्छे तरीके से, आपका जो आमाशय होता है पचा लेता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ बहुत ही नरम और फूले हुए हो जाते हैं और वजन में भी हल्के हो जाते हैं इसके कारण से। और उड़द के लिए दूध की अपेक्षा दही, इडली और डोसा ये सब जो होता है, ये मतलब कि खमीरी मतलब कि सुपाच्य हो जाता है। तो इस तरीके से समझ रहे हैं चीज़ों को। आगे तो ये हो गए खमीरीकरण के लाभ। तीसरा लाभ ये होता है कि भोजन को रुचिकर और स्वादिष्ट बन जाता है खमीरीकरण के द्वारा। खमीरीकृत जो भोजन होता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों के स्वाद में विभिन्नता आ जाती है। भोज्य पदार्थों की अम्लता बढ़ने के कारण से उसमें हल्का खट्टा स्वाद आ जाता है। तो ये खमीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। चौथी बात ये कि भोजन संरक्षण में सहायता होता है खमीरीकरण के द्वारा। खमीरीकरण में उत्पन्न अम्ल और एल्कोहल भोजन में प्रवेश करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनको पनपने नहीं देते, जिससे भोजन देर तक सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये कई क्रिया मतलब कि फायदा होता है खमीरीकरण के द्वारा। खमीरीकरण जो होता है एक प्रकार से आपके शरीर के पोषक शरीर को बहुत ही मतलब कि इम्पैक्टफुल भोजन देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धमनी और सिरा में क्या अंतर है बताइए। धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धमनी किसे कहते हैं और सिरा किसे कहते हैं। पहला अंतर ये है, धमनी की अगर बात की है तो फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके अन्य धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिराओं में क्या होता है, सिराओं में फुफ्फुस सिरा को छोड़ दें तो बाकी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी फुफ्फुस सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी में अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में। जबकि धमनियों की बात करें तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। दूसरा अंतर ये कि शुद्ध रक्त होने से लाल चमकीला और रक्त सटके से मतलब कि बहता है, एक बहुत तीव्र गति से बहता है, मतलब कि सट मतलब इसमें धमनी में, धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त होने से मतलब कि खून साफ होता है, इसके कारण से चमकीला होता है, लाल लाल चमकता है और सटके बहता है। ठीक है, एक सटके से बहता है। जबकि आप देखेंगे सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है और इसके कारण से काला बैंगनी रंग का खून हो जाता है, जो बिना झटके से बहता है। ठीक है, तो एक झटके से मतलब खूब तेज गति से बहता है धमनियों में, और सिराओं में क्या होता है, धीरे धीरे बहता है। क्लियर। तीसरी बात ये, धमनी और सिरा में अंतर ये है, तीसरा अंतर कि त्वचा के काफ़ी नीचे तह में होती है धमनियाँ, जबकि सिराएं जो होती हैं त्वचा के ठीक नीचे होती हैं। चौथा अंतर ये है कि जो धमनियाँ होती हैं इनकी दीवारें मोटी होती हैं, सिराओं की दीवारें जो होती हैं जिनमें एक पाइप जैसी आप समझ लीजिए आकृति, तो सिराओं की जो आकृति होती है वो दीवारें उसकी पतली होती हैं। पांचवी बात, धमनियों के जो कपाट यानी बाल्ब होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, जबकि सिराओं में वो कपाट होते हैं, बाल्ब होते हैं। इसके अलावा जो है धमनियों की अगर बात करें, धमनियाँ जो होती हैं उसमें रक्त बहुत तेज बहता है और सिराओं में रक्त जो है धीमा बहता है। इसके अलावा खाली होने पर चिपकती नहीं है धमनियों में। ठीक है, धमनियाँ खाली होने पर चिपकती नहीं हैं, जबकि अगर सिराएं खाली हो जाती हैं तो चिपक जाती हैं वो। इसके अलावा और भी अंतर है, जैसे कि धमनियों में रक्त इकट्ठा करने की शक्ति कम होती है और सिराओं की अगर बात की तो सिराओं में रक्त इकट्ठा करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगला अंतर ये है कि धमनियों में दबाव अधिक बढ़ने होने के कारण से दबाव बिंदु होते हैं इसमें, जबकि सिराओं में दबाव कम होता है और दबाव बिंदु इसमें नहीं पाए जाते। इसके अलावा धमनियों की अगर बात करें तो धमनियों में जो खून होता है, रक्त होता है, हृदय से विभिन्न अंगों की ओर जाता है। हृदय से अंगों की ओर जाता है किसमें, धमनियों के माध्यम से खून,
जबकि सिराओं में जानते हैं क्या होता है, सिराओं में ये होता है कि रक्त जो होता है अंगों से हृदय की ओर लौटता है, आता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कई अंतर हो गए जो मैंने आपको बताया धमनी और सिरा से, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है, नवजात शिशु की विशेषताएं बताइए। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में यही प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बताएंगे। सॉरी। देखिए अगला प्रश्न, नवजात शिशु की विशेषताएं बताइए। नवजात माने बहुत छोटा जो शिशु होता है उसी को नवजात शिशु कहते हैं, बहुत छोटा एकदम से। ठीक है। नवजात शिशु की बात की जाए तो नवजात शिशु की अवस्था समायोजन की अवस्था होती है। पहली बार वो आता है पूरे प्रकृति में, मतलब कि पहली बार उसको, मतलब कि वो पूरे, मतलब वो नहीं जानता कि हम कहाँ पर आ गए हैं, तो वो समायोजित करता धीरे धीरे कि भाई मैं कहाँ पर आया हूँ, मतलब उसको पता भी नहीं होता है। क्लियर? तो इसको समायोजन की अवस्था कहते हैं। नवजात शिशु के लिए यह अत्यंत संकट की अवस्था होती है। इसमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है नवजात अवस्था, क्योंकि शिशु पहली बार वातावरण के संपर्क में आता है। इसलिए शिशु को वातावरण के साथ सबसे अधिक समायोजन करना पड़ता है। पहले उसको बहुत दिनों तक एक प्रकार से परिस्थिति के अनुकूल बनना पड़ता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि नवजात शिशु जो होता है वातावरण से किस प्रकार समायोजन कर रहा है या करता है, इस बात से यह अनुमान लगता है कि आगे उसका विकास कैसे होगा या आगे उसका विकास कैसे करना है। जिस हिसाब से वो अपने आप को अनुकूलित करता है उसी हिसाब से उसका विकास आगे प्रभावित होता है। तीसरी बात, वातावरण से समायोजन के कारण क्या होता है, नवजात शिशु के वजन में कुछ कमी भी आ जाती है। इसके अलावा नवजात शिशु अपने भीतर विश्वास के इंद्रिय ज्ञान का विकास करता है, जो बालक के भविष्य में होने वाले विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा नवजात शिशु को अनेक प्रकार की क्रियाएं, जैसे कि आप देखते हैं वो जो पीता दूध पीता है तो उसमें चूसने की प्रक्रिया, या जो दूध मतलब जब चूसता है उसके बाद में फिर दूध को निकलता भी होगा, निगलने की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया, उत्सर्जन करने की प्रक्रिया, मतलब कि मल मूत्र उत्सर्जन करने की प्रक्रिया जो होती है वो सब सीखनी पड़ती है, वो सब करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में, नवजात स्थिति में ही ये सारी क्रियाएं सीखनी पड़ती है उसको। इसके अलावा नवजात शिशु को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से कई विशेषताएं आप लिख सकते हैं नवजात शिशुओं की। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में होने वाली जटिलताओं से आप क्या समझती हैं, कुछ जटिलताओं के बारे में बताएं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कई सारी जटिलताएं होती हैं, कई सारे सिचुएशन होती हैं, मतलब कि कई सारी विशेषताएं हैं गर्भावस्था के दौरान की। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्त्री में सभी समस्याएं हों, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर गर्भवती स्त्री के दौरान, मतलब कि महिलाओं में होती हैं। जैसे कि अगर बात की तो पहली चीज़ तो गर्भावस्था में पहली चीज़ होती प्रातः समय में, यानी सुबह के समय में जी मिचलाना, यानी कि जो है मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जी मिचलाता है, जिसमें जी मिचलाने में के बाद में क्या होता है, उल्टी जिसको बोलते हैं, तो मतलब कि बमन जो होता है गर्भावस्था का लक्षण होता है, तो वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा शरीर के आंतरिक परिवर्तनों के कारण से विकसित होता है। किसी न किसी स्त्री को केवल वमन की इच्छा होती है किंतु वमन नहीं होता है, लेकिन किसी किसी स्त्री में यह उग्र रूप धारण कर लेता है, बहुत तेज होता है, जिसमें प्रातःकाल ही नहीं संपूर्ण दिन उन्हें मतलब कि कई शिकायतें आती वमन की। तो कई प्रकार की जो कुछ खाती पीती हैं तुरंत जो है उल्टी हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाता सब। ठीक है, मुख के माध्यम से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्थिति आप देखते हैं गर्भकालीन जो है स्त्रियां जो होती हैं उनमें आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रातःकाल का जी मिचलाना जो है, ये इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये गर्भावस्था का एक पहली जटिलता या पहला लक्षण होता है। दूसरी बात ये, अच्छा इसका कारण भी कई सारे विद्वानों ने बताया। इसका कारण जो बताया जाता है वोमिटिंग का या उल्टी होने का, या ठीक है, इसका कारण चिकित्सकों के मतानुसार अगर देखें तो इस समस्या का कारण है गर्भावस्थी स्त्री में संवेगात्मक अस्थिरता, मतलब कि इमोशनल तरीके से ये इधर उधर भटकती रहती हैं उस स्थिति में। जो स्त्री गर्भकालीन अवस्था में संवेगात्मक रूप से जितनी असंतुलित रहती है उसमें समस्या उतनी ही अधिक होती है। मतलब कि अगर आप इस स्थिति में अपने आपका जो माइंड सेट है वो अगर ठीक ठाक रहेगा तो वोमिटिंग कम होगी, लेकिन जब माइंड जो होगा इधर उधर आप लगा ज़्यादा दिमाग दौड़ेगा, ज़्यादा जो है एक प्रकार से
मतलब इमोशनल चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी, संवेगात्मक तरीके से आप प्रभावित होंगी, बहुत सारा दिक्कतें आप मतलब कि बहुत सारी चीज़ सोचेंगी, तमाम ये होगा, तो उससे ज़्यादा होता है। किसी भी स्त्री में संवेगात्मक असंतुलन का कारण जो होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि प्रथम प्रसव के कारण बहुत सारी स्त्रियाँ डर जाती हैं कि भई जो है कैसे क्या होगा आगे? तो इसमें बहुत ज़्यादा भय बना रहता है पहली बार में। आर्थिक अयोग्यता कभी-कभी होती है जिसके कारण से उनका मतलब कि स्त्रियों में तमाम प्रकार की सिचुएशन कि भाई अब बच्चा भी आ रहा है, वो कैसे आगे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, कैसे उसका पालन-पोषण होगा? सारी चीज़ों का डर, एक खतरा बना रहता है। मतलब खतरा क्या बोलते हैं उसका जो है पालन-पोषण करने का जो ज़िम्मेदारी है वो कैसे लेंगी? तो इसको लेकर के बहुत सारी स्त्रियाँ टेंशन में होती, सोचती रहती दिन भर। इसके अलावा परिवार का अगर वातावरण ठीक नहीं, कलहपूर्ण है, घर में कलह है, झगड़ा-लड़ाई होती है तो उससे भी दिक्कत आती है। या इसके अलावा नौकरी पेशा अगर करती हैं महिलाएँ तो उसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है? और कई प्रकार की चीज़ें जो होती हैं इसमें चिंता का कारण बन जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है उस स्थिति में वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? दूसरी बात है कब्ज़, यानी कि इसमें आप देखते हैं गर्भावस्था की स्त्री मतलब कि गर्भावस्था के दौरान कब्ज़ की समस्या आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण से क्या होता है, पाचक रसों के स्राव में भी असंतुलन आ जाता है, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से हो नहीं पाता और इसके कारण से मल त्याग भली-भाँति से नहीं हो पाता। फलस्वरूप कभी-कभी आप देखते हैं सिर दर्द होता है, पेट में तनाव हो जाता है, मरोड़ हो जाता है, जी मिचलाने लगता है, तो कई प्रकार की शिकायतें कब्ज़ के दौरान मतलब कि कब्ज़ से ही हो जाती हैं, ठीक है? चूँकि मल त्याग ना होने से क्या होता है, वह आँतों में सड़ने लगता है, जिससे जहरीली गैसें अंदर बनती हैं, जिसका शरीर पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है? कई कारण हो सकते हैं इस समस्या के कब्ज़ के, चूँकि मल त्याग के समय में नियमितता ना होना कभी-कभी कि भई आप मतलब कि टॉयलेट समय-समय से नहीं जाते हैं, अगर एक स टाइमिंग होती है उसकी, तो अगर टाइमिंग से जाएँगे तो फिर ये नहीं होगी। इसके अलावा भोजन के पाचन के समय में अनियमितता होती है। इसके अलावा अधिक तला भुना और मिर्च मसालेदार अगर भोजन करेंगे तो फिर दिक्कत की बात है उस समय। तो ये सब आपको वर्जना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये होता है दूसरा, गर्भावस्था के दौरान जटिलता। तीसरी जटिलता या समस्या ये आती है कि बार-बार पेशाब आता है इस समय, ठीक है? ठीक है? तो ये समस्या एक होती है। चूँकि आप देखते हैं गर्भवती स्त्रियों में यह शिकायत गर्भावस्था के 3-4 माह से प्रारंभ होती है और 4-5 माह तक चलती रहती है। उसके बाद ये जो है कम हो जाती है। तो ये तीसरी जटिलता है। चौथी जटिलता क्या होती है? चौथी जटिलता होती है मांसपेशियाँ जो होती हैं उसमें पीड़ा होती है, ऐंठन होने लगती है। मसल्स क्रैम्प्स जो होते हैं वो स्थिति आ जाती है। और ख़ास करके मांसपेशियों में ऐंठन जो है गर्भावस्था के 5वें-6वें महीने से प्रारंभ हो जाती है। इसमें रात के समय में पैरों की मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है और कुछ स्त्रियों में पेड़ों की पेशियों में भी संकुचन की स्थिति आ जाती है। तो इसके कई कारण होते हैं जैसे कि इस समस्या का प्रमुख कारण होता है अपर्याप्त रक्त संचार। कभी-कभी जब ब्लड प्रेशर जो मतलब कि जो ब्लड होता है पूरे शरीर में नहीं जो है दौड़ पाता, तो उससे क्या होता है गर्भस्थ शिशु के विकास के कारण से क्या होता है दबाव पेड़ों के नीचे के भाग में स्थित रक्त की धमनियों पर पड़ता है, जिससे नीचे पेड़ों तथा टाँगों में रक्त का प्रवाह की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। इसके कारण से क्या होता है, ये शिकायत आती है मांसपेशियों के ऐंठन की। आहार में अगर कैल्शियम की कमी होगी इस समय, तो ये समस्या बढ़ जाएगी। यानी कि आहार में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा मतलब कि कैल्शियम आपको उस समय ज़्यादा देना चाहिए बच्चों मतलब कि माताओं को। इसके अलावा रात्रि को सोते समय टाँगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे रक्त संचार की गति धीमी हो जाती है और रात्रि में यह समस्या बहुत ज़्यादा तीव्र होती ज़्यादा होती है। आप देखेंगे मांसपेशियों के ऐंठन की। क्लियर? तो ये चौथी जटिलता होती है गर्भावस्था के दौरान। 5वीं जटिलता जो होती है गर्भावस्था में वो होती है कमर दर्द की, ठीक है? कमर दर्द होने लगता है। ख़ास करके यह शिकायत 8वें महीने से प्रारंभ हो जाती है कमर दर्द की। क्लियर? आगे देखिएगा। छठी जो शिकायत है जटिलता होती है गर्भावस्था में वो होती है योनि स्राव की, ठीक है? और 7वीं समस्या आपकी होती है भोजन के प्रति रुचि में परिवर्तन। आप देखते हैं इस समय भोजन जो गर्भावस्था की जो महिलाएँ होती हैं, खाने-पीने की रुचि में परिवर्तन आता है इनकी। भोजन ही नहीं बहुत सारी वस्तुओं को खाने के प्रति उनकी रुचि लगातार विकसित होती है। जैसे कच्ची मिट्टी खाने की इस समय बड़ी मतलब कि वो लगता है कि कच्ची मिट्टी अगर मिल जाए तो उसको खा लेंगे। मतलब इस तरीके से मतलब कि थोड़ा-सा चूँकि कैल्शियम जो होता है, वो कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है इस समय। तो कैल्शियम वगैरह जो होती है, कैल्शियम की कमी जब होती है, तो जैसे बच्चे जो होते हैं अगर जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है, वो मिट्टी बहुत खाते हैं। ऐसे ही जब गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में क्या होता है, कच्ची मिट्टी खाने की जो है बहुत मन करता है या खड़िया मिट्टी खाने की मन करता है या चाक वगैरह कहीं पर पा जाएँगी तो खा लेंगी। तो ये स्थिति आती है थोड़ा बहुत, ठीक? कुछ स्त्रियों में। ठीक है? और कुछ महिलाएँ मीठा खाना पसंद करती हैं इस समय।
जबकि कुछ महिलाएं तीखा और खट्टा खाना पसंद करती हैं। किसी खाद्य पदार्थ के प्रति पूरी तरह अरुचि हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी स्थितियां आती हैं, तो ये सब जटिलताएं होती हैं गर्भावस्था में, जो कि मैंने आपको बताई। तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला, पिछली बार पूछा गया था, अब की बार भी आ सकता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 2023 में भी आया है और 2024 में भी आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसव के प्रकार बताइए। प्रसव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः प्रसव माने होता है बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है या प्रकार होता है। तो प्रसव यानी कि जन्म, बच्चे के जन्म, माता जो है कि गर्भ से बच्चा जब आता है वातावरण में, तो इसमें क्या होता है, उसके कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार से प्रसव होता है, कई प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। तो 5 प्रकार से होते हैं। वही पूछा गया कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का जन्म होता है बच्चे का। जैसे कि पहला होता है प्राकृतिक प्रसव। प्राकृतिक प्रसव की बात किया है तो आप देखते हैं प्राकृतिक प्रसव जो होता है, सामान्य प्रसव से उत्पन्न बालक जो होता है, सामान्य प्रसव या प्राकृतिक प्रसव, कभी कभी क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पहली बार मतलब कि इसमें मतलब कि कोई मतलब कि औजारों दवाओं की सहायता के बिना ही जब बच्चा पैदा होता है, तो उसी को प्राकृतिक प्रसव या सामान्य प्रसव कहा जाता है। और यह प्रसव सामान्य माता, सामान्य शिशु तथा सामान्य स्थिति में संभव हो पाता है। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सर जो होता है वो पहले बाहर निकलता है, उसके बाद में फिर जो है फिर जो है एक कंधा बाहर निकलता है, फिर दूसरा कंधा, और बाद में शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे जो होता है वो बाहर निकलता है। इस क्रम में पहले हाथ फिर पैर बाहर आते हैं। प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं क्रमशः विस्फारण, निष्कासन और उसके बाद में पूर्ण निष्कासन, ये 3 प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चा जो होता है पैदा होता है। तो ये प्राकृतिक प्रसव होता है। सामान्य प्रसव इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो होता है, ये सामान्य स्थिति में ऐसा प्रसव होता है। इसमें प्रसव प्रक्रिया में खतरा भी थोड़ा कम होता है। इस प्रक्रिया में अगर ठीक ठाक तरीके से, पहले ऐसे ही प्रसव सामान्य प्रसव होते थे आजकल। तो दूसरी बात, दूसरा प्रसव जो होता है वो होता है औजारों की मदद से प्रसव। जब शिशु का आकार माँ के शरीर से निकलने योग्य नहीं होता है, तो उसे औजारों की मदद से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। औजारों के द्वारा प्रसव का मार्ग चौड़ा किया जाता है और उसके बाद में औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी शिशु की गर्भावस्था मतलब कि गर्भाशय में स्थिति सामान्य प्रसव योग्य नहीं होती है और माता के गर्भाशय के संकुचन धीमे हो जाने के कारण से शिशु के जीवन को खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। तब भी प्रसव प्रक्रिया औजारों की मदद से संपन्न करवाई जाती है और यह प्रक्रिया खतरनाक स्थिति है प्रसव की, ठीक है, औजारों की मदद से। बालक के संवेदनशील अंगों जैसे कि आँख, कान की जो नाड़ियाँ होती हैं वो सब, ये मस्तिष्क के किसी अन्य भाग या नाड़ी को हानि पहुँच सकती है औजारों की मदद से जब जो है बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो ये दूसरे तरीके से। तीसरा जो प्रकार होता है प्रसव का, वो होता है उल्टा प्रसव। जब शिशु की स्थिति गर्भ में उल्टी हो जाती है, अर्थात सिर जो है गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है और जो है तथा नीचे का भाग श्रोणि गुहा में होता है और प्रसव वेदना होनी प्रारंभ हो जाती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत होती है उल्टा प्रसव में। तो उस स्थिति में निचला भाग जो है पहले बाहर आता है और सिर बाद में बाहर आता है, जबकि पहले सिर आना चाहिए और बाकी फिर बाद में सारा अंग आना चाहिए। सामान्यतः इस प्रसव में औजार लगाना आवश्यक हो जाता है। पहले ज्ञात हो जाने पर गर्भ की स्थिति को सामान्य किया जाता है, किंतु प्रसव वेदना आरंभ हो जाने पर उल्टा प्रसव औजारों की मदद से ही कराया जाता है, क्योंकि सामान्य नहीं हो पाता है ऐसे प्रसव खास करके। इसको बोलते हैं उल्टा प्रसव। और चौथा होता है आपका आड़ा प्रसव। आड़ा, जब गर्भाशय की में क्या होता है, शिशु की स्थिति आड़ी हो जाती है, मतलब तिरछी टाइप की। बालक पड़ी स्थिति में हो जाता है एकदम से, ठीक है, और प्रसव की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो औजारों की मदद से शिशु को दिशा दे करके फिर बाहर निकाला जाता है। बिना औजारों के यह भी प्रसव संभव नहीं है। तो आड़ा मतलब कि तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा लेटा टाइप का दूसरे प्रकार से। आड़ा मतलब कि जैसे कि एक तो तरफ पहले अगर सर आता है बाहर पहले, तो हो गया वो सीधा प्रसव यानी कि सामान्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव। अगर यही मतलब कि पहले पैर बाहर निकलता है, तो हो जाता है क्या, पहले पैर अगर बाहर आता है यानी उल्टा हो गया ये। अब क्या हो जाता है कि ये इस तरीके से प्रसव, मतलब इस तरीके से हो जाता है बच्चा। तो फिर जब इस तरीके से हो जाता है बच्चा, ठीक है, और तो फिर क्या हो जाता है, उसको सीधा करना पड़ता है। तो ये औजारों की मदद से। तो ये 3 प्रकार के प्रसव या 4 प्रकार के मैंने बताया, एक औजारों की मदद से। और 5वां होता है आपका चीर फाड़ प्रसव जिसको बोलते हैं। जब माँ के उदर की दीवारों को चीरा जाता है, मतलब कि पेट को जो है में एक प्रकार से मतलब ऑपरेशन करके बच्चे को जब जन्म दिया जाता है, तो वो होता है चीर फाड़ प्रसव, ठीक है। और शिशु का आकार जब बड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है इस प्रकार का प्रसव करना पड़ता है डॉक्टर को। शिशु का गर्भ में परेशान अथवा विचलित होना, सामान्य प्रसव के दौरान उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, बच्चे को भी, माता को भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शिशु को बाहर निकालने के लिए
जो है इस तरीके का प्रसव करवाए, चीर-फाड़ विधि। ठीक है? और आजकल आप देख रहे हैं चीर-फाड़ उत्पन्न बालक के आरंभिक समायोजन शांत भाव से होते हैं। ये बालक कम क्रियाशील होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं। ठीक है? शिशु का उल्टा अथवा आड़ा होना सामान्य तथा औजारों के माध्यम से बाहर निकलने की से उसका जान खतरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी बालक उल्टा या आड़ा हो जाता है तो उसको भी पेट के माध्यम से मतलब कि ऑपरेशन करके पेट का निकाला जाता है। इसलिए तो कई सारी स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। कभी-कभी क्या होता है कि शिशु की मृत्यु हो जाती है माँ के गर्भ में, तो भी आपको देखेंगे कि पेट को में ऑपरेशन करके जो है बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो ये कई प्रक्रिया है, 5 तरीके से होता है और आजकल आप देख रहे हैं ये तीनों प्रसव कभी मतलब कि चारों प्रसव कभी मतलब कम संभव है। ये चौथा मतलब कि जो दूसरा वाला मैंने बताया था औजारों की मदद से उस वो भी कुछ मात्रा में होता है। सामान्य प्रसव अगर हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। बाकी आपका ये होता है 5वां वाला यानी कि चीर-फाड़ विधि से यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से आप देखते हैं प्रसव होता है। ठीक है? तो ये 2 प्रकार के 3 प्रकार के जो है प्रसव इस समय होते हैं। हालाँकि स्थितियाँ ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये तीसरी और चौथी जो मैंने आपको बताया था आड़ा और उल्टा, ठीक है? लेकिन ये भी कभी-कभी जब सिचुएशन जैसी होती है उस हिसाब से लोग करते हैं। तो ये 5 प्रकार के प्रसव होते हैं बेसिकली। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 7वां नंबर प्रश्न है, वसा के कार्य बताएँ। वसा माने क्या होता है? फैट। अंग्रेजी में वसा को क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। फैट के क्या काम होते हैं बताएँगे फटाफट से? देखिए फैट का पहला काम होता है शरीर को ऊर्जा देना। ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है और वसा की को ऊर्जा प्राप्ति का अच्छा स्रोत माना जाता है वसा, ठीक है? दूसरी बात, लेकिन शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? वो कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है, बात ध्यान रखेंगे। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात की जाए 4 ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि इसमें क्या बोलते हैं वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में, ठीक है? तीसरे की अगर बात की जाए, तो मतलब कि क्या मैंने बताया था आपको? मैंने क्या बताया वसा के कार्य में पहला कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा काम क्या होता है? ऊर्जा का संग्रह करना, यानी कि शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा वसीय तंतुओं के रूप में त्वचा की निचली परत में उपस्थित रहती है। आवश्यकता के समय यही संचित वसा ऊर्जा उपयुक्त उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है। जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह वसा वसीय ऊतकों में के रूप में जमा हो जाती है और जिससे व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो क्या होता है कभी-कभी क्या जितनी ऊर्जा आपके पास है, जितनी ऊर्जा आप का प्रयोग एक दिन में कर लेते हैं, अगर उतना ही ऊर्जा आप भोजन लेते तो आप सामान्य स्थिति में आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जो है उससे ज़्यादा लेते हैं अपने मतलब कि आप काम कम करते हैं, आपकी ऊर्जा की खपत कम होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी ऊर्जा संचित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है पेट के अंदर। अब जब वो इकट्ठा हो जाती है आपकी ऊर्जा, तो फिर जब समय प आता है तो फिर वो काम में आ जाती है, अगर समय नहीं आता तो फिर वो चर्बी बन जाती है, वो मोटे हो जाते हैं व्यक्ति, ठीक है? तो इसीलिए वसा मोटे होने का काम भी करती है, मोटा करती है शरीर को। फैट इसीलिए इसका नाम है। तीसरा काम है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना, ये भी वसा का काम होता है। त्वचा के नीचे वसा के एक सामान्य परत रहती है जो शरीर में ऊष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा इंसुलेटर होने के कारण से शरीर का तापक्रम बाह्य वातावरणीय प्रभाव से नियंत्रित बना रहता है। ये काम वसा के द्वारा होता है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति जो होती है, वो इन्हीं की मदद मदद से होती है। चूँकि आप देखते हैं वसा जो शरीर में होती है, वो विटामिन ए को, विटामिन के को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, ये सभी को अवशोषण करती है वसा। अगर वसा शरीर में ना हो, चूँकि पानी में तो विटामिन ए, डी, ई और के घुलता नहीं है, तो वसा अगर शरीर में हो नहीं होगी, तो फिर ये सारी विटामिन नहीं घुलेंगी, तो आपको कम दिखेगा। आपकी जो प्रजनन शक्ति कम हो जाएगी, आपका शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, आपके शरीर को रिकेट्स रोग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वसा की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि विटामिन ए, डी, ई, के ये 4 विटामिन घुलेंगे किसमें? वसा में, इसीलिए वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। 5वां काम ये इसलिए होता है चूँकि आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करता है ये वसा। इसके अलावा शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है और इसके अलावा अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा प्रोटीन की बचत भी करता है ये। इसके अलावा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है वसा और इसके अलावा आप देखते हैं आजकल तो तमाम प्रकार के व्यंजन वसा के द्वारा ही बन रहे हैं, ठीक है? आजकल आप देख रहे हैं जो तैलीय पदार्थ में तमाम प्रकार के जो तैलीय पदार्थ बन रहे हैं सब वसा के द्वारा ही बन रहे हैं। इसके अलावा आमाशय का मार्ग होता है और जो आंत का मार्ग होता है उसको चिकना बनाता है वसा, ठीक है? ताकि जो है अच्छे तरीके से भोजन जो है अंदर चला जाए। इस तरीके से ये कई काम वसा के द्वारा किया जाता है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे पकाने की आधुनिक विधियों की संक्षिप्त विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पकाने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो भोजन पकाने की कई विधियाँ हैं। ठीक है? उन विधियों विधियों के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कौन-कौन सी विधियाँ भैया भोजन पकाने की? कई विधियाँ हैं।
कौन कौन सी? लगभग अगर मैं बताऊं भोजन पकाने की आधुनिक विधि जो है, आधुनिक विधि के बारे में पूछा गया है, तो आधुनिक विधियां भोजन पकाने की कौन कौन है? आप देखते हैं कई प्रकार के से भोजन आपको बना करके मिलता है, तो बताएं कौन कौन से प्रकार के भोजन पकाने की विधियां हैं। तो देखिए, पारंपरिक और आधुनिक विधियों में खास करके जो है 7-8 प्रकार की विधियां हैं, जिसमें पहली विधि होती है आपकी, वो होती है आग पर भूनना। यानी कि आप देखते हैं शुरुआत में आग पर रख करके लोग भूनते थे, जैसे आलू, गंजी, ये सब कैसे भूजा भूजा जाता है, ये सब आग पर रख करके, आग के अंदर रख करके भूना जाता है, ठीक है। पहले आग पर रोटी भी सेंकी जाती थी। तो हालाँकि भोजन जो है जब आग पर भून करके बनाया जाता है, तो ये सबसे पुराना तरीका है। पहले जो है ये यही प्रकार से भोजन बनाया जाता था। ठीक है? इसमें भोजन को सीधे साल मतलब कि सॉरी, भोजन को एकदम से आग पर एकदम से रख दिया जाता है और उसके बाद में वो बन जाता है। ठीक है? जैसे आप देखते हैं, चाहे कोई भी आग हो, जैसे गैस की आग हो, कोयले की आग हो, बिजली की आग हो, मतलब कि तो इन सभी की आगों पर रोटी ऐसे रख करके आप सेंक लें, बस भून लें आग में। ठीक है? कुल मिलाकर के आप देखेंगे, भूनने के लिए आग को धुएँ और राख आदि से रहित होना चाहिए। मतलब धुआँ और राख ही अगर होगी, तो फिर धुआँ ही ना आएगा। धुआँ समझ रहे हैं ना? मतलब कि धुआँ जैसी सुगंध उसमें आएगी भोजन में। इसलिए भोजन जब ऐसी आग में बनाएँ जो एकदम से लाल-लाल दहकती आग हो, जैसे आजकल आप लोग सेंक रहे होंगे हाथ, तो उस आग की बात। आग पर थोड़ा-सा नमक छिड़कने से जो है ये साफ़ हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखते हैं जो है भोजन पर कालिख ना लग जाए, चूँकि आप अगर राखी होगी तो जो है भोजन काला हो जाएगा, भोजन इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो आग पर एक रख कर के भूनना होता है। दूसरा होता है सेंकना। एक बंद बर्तन जिसे तंदूर बोलते हैं। तंदूर आप लोग तंदूरी रोटी खाए होंगे अभी, जब लगन चलती है तो उसमें तंदूरी रोटी आपको मिलती होगी। तंदूरी रोटी वाला एक बर्तन होता है, मतलब कि एक वो होता है, एक टीने का डब्बा होता है, उसमें अंदर मिट्टी भरे होते हैं और उसके अंदर फिर भट्ठी ऐसा आकार होता है, उसके अंदर जो है तंदूर लगा करके क्या होते हैं मतलब कि उसको सेंक करके गर्म करते हैं, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, सेंकना, जिसको आप बोलते हैं सेंकना या बेकिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। या तंदूर बिजली या गैस का भी हो सकता है। तंदूर के अंदर की हवा गर्म की जाती है और या भोजन को पकाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। जैसे कि आजकल जो बिस्किट, डबल रोटी, केक, ये सब बन रहे हैं बेकिंग के द्वारा बन रहे हैं, ठीक है। बेकिंग, ठीक है, के प्रक्रिया के द्वारा बन रहे हैं, इसीलिए बेकरी बोलते हैं इसको, बेकरी। बेकरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेकिंग प्रक्रिया के द्वारा बने हुए होते हैं। तीसरा जो भोजन पकाने की विधि है वो होती है मिट्टी का तंदूर। मिट्टी के तंदूर की अगर बात की तो मिट्टी का तंदूर आम तंदूर और ओवन से थोड़ा भिन्न होता है। अपेक्षाकृत सस्ता होता है। जो बेकिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उससे थोड़ा सा सस्ता होता है तंदूर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ा सा गोलाकार होता है। पहले इसमें आग बिजली मतलब कि आग बिजली से गर्म कर लिया जाता है, फिर चपाती या नान मतलब कि रोटी जो होती है बनाई जाती है। आप देखते हैं कि जो छोटे-छोटे बिस्कुट होते हैं, आप देखते हैं अगर बेचने आते हैं, जिसको बोलते हैं नान खटाई बोलते हैं, तो वो भी बिस्किट जो होता है मिट्टी के तंदूर में बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। तो ये तंदूरी 2 प्रकार के तंदूर। इसके अलावा चौथा होता है भूनना। भूनने की अगर बात की जाए तो एक आग पर भूनना पहली विधि मैंने बताई थी, एक दूसरा होता है भूनना। भूनना या खुली आँच पर सूखा पकाना, ताकि भोजन साफ तरह से मतलब कि एक सा गर्म हो जाए। उदाहरण के लिए इसे जो है बैंगन भूनना, ठीक है? या ये सब भूनना आग में रख कर के, ये भूनना ये होता है। इसके अलावा आप देखिएगा जो 5वाँ होता है विधि, वो होती है गीला गरम करना। गीला गरम मतलब क्या होता है? जैसे कि उबालना हो गया, भाप में पकाना हो गया, मंद आँच में पकाना हो गया, ठीक है? ये गीला गरम करके मतलब कि उसको वो मतलब कि उबालना हुआ। छठा होता है आपका उबालना। उबालने में अगर बात की जाए तो जैसे कि जल में भोजन पकाने की विधि। इसमें जल में सारा चीज़ डूबा रहता है, 100% डिग्री पर जल उबलता है और बुलबुले तेज़ी से बाहर निकलते हैं और उसके बाद में फिर वो भोजन पक जाता है। तो ये उबालने की विधि जो होती है वो, जैसे कि आलू उबालना जो होता है, आलू उबाला जाता है, तो वो होता है उबालना। लेकिन गीला गरम करना क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि भाप में पकाना, जैसे चावल वगैरह बना लिया आपने कुकर में, वो सब होता है गीला गरम करना। ऐसे होता है। 7वाँ होता है बफाना या फिर रिझाना, ठीक है। बफाना या रिझाना क्या होता है? बफाना या रिझाना की अगर बात करें तो उबालने की तरह ही होता है। जल में भोजन पकाने का एक तरीका होता है। इसमें द्रव की कम मात्रा में कम ताप पर अधिक देर तक भोजन पकाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो आजकल जो ये बन रहा है, क्या बोलते हैं, जैसे कि फरा जानते हैं? जैसे आप अभी देखे होंगे, फरा अगर गाँव में आपका बनता होगा घर पे, ठीक है?
जैसे चावल के आटे का जो प्रोडक्ट होता है वो जो बनता है, ठीक है? वो ही होता है आपका बफाना या रिझाना। तो इस तरीके से ये कई विधियाँ होती हैं भोजन पकाने की, जिसके मतलब कि पहले एक मतलब कि किसी बर्तन में पानी को गर्म कर देते हैं रख कर के, उस पानी के ऊपर क्या करते हैं, एक कोई और प्रोडक्ट रख देते हैं जिसमें छेद होता है, फिर उसके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं। तो उस तरीके से रखा जाता है सूती वस्त्र रख कर के, ताकि वो भाप से पक जाए, ऊपर भाप निकलती रहेगी और पक जाएगा। तो ये होता है बफाना या फिर रिझाना। तो इस तरीके से भोजन पकाने की कई विधियाँ होंगी जिस चीज़ को मैंने बताई। आगे देखिएगा, केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंडसा से। 450 या 500 शब्दों में आपको एक उत्तर को लिखना होता है। 4 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएँ क्या हैं? विशेषता बताएँ। मानव विकास की कई अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है? शिशु शिशु अवस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सब अवस्थाएँ होती हैं विकास की, ठीक है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है पढ़ाई-लिखाई के बारे में, बुद्धि का विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक बताएँ। संतुलित आहार को कई सारे लिंग, आयु, जन्म स्थान, वातावरण से प्रभावित करता है संतुलित आहार को, ठीक है? मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र की रचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से आप इन चारों प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, आपके सीरीज में मिल जाएँगे ये प्रश्न। तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से तैयारी कर पाएँगे, तो इन प्रश्नों को पढ़ करके आप जाएँगे। परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ओके। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।